हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 3000 क्वेश्चन का सीरीज है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी यूज़फुल होगा, ठीक है। स्पेशली एसएससी जेई, बिहार जेई, जेएसएससी जेई या फिर जो आपका रेलवे का CBT2 होगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच परमिट्स वाटर टू पर्कुलेट थ्रू इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, मिट्टी का वह गुण जो जल के रिसने को स्वीकृत करता है, क्या कहलाता है। ए है आपका मॉइस्चर कंटेंट, बी है परमिएबिलिटी, सी है कैपिलरिटी और डी है नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो आई थिंक आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, बी परमिएबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए परमिएबिलिटी क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए ये आपका मिट्टी है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये आपका मिट्टी में पोर्स होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर परमिएबिलिटी आपका ये एक प्रॉपर्टी होता है मिट्टी का, जिसमें जो मिट्टी का पार्टिकल क्या करता है, वो वाटर को अपने से पास होने देता है। तो जो आपका वाटर होगा ये पास होकर आराम से इसके आर पार हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। मिट्टी का वह गुण जो जल के रिसने को स्वीकृत करता है, ठीक है। जो जल है वो आराम से रिस कर इस पार से उस पार जा सकता है, ये हमारा परमेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एक लॉजिक है, जो आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, ठीक है, यानी कि मोटा जो कण होता है, ठीक है। मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स हैं, मोटे मोटे हैं, तो इनके बीच गैप अधिक होता है, ठीक है। अब जब गैप अधिक होगा तो वाटर का रिसने का चांस इसमें क्या होगा, मोर होगा, यानी कि अधिक होगा, ठीक है। यही आपका लो स्मॉल ग्रेन सॉइल होता है, यानी कि जो मिट्टी का कण होता है वो स्मॉल रहता, ठीक है, स्मॉल स्मॉल रहता। तो फिर यहाँ पर क्या होता, जो वाटर है उसका जो प्रोसेस, जो पास होने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तब हम इसको क्या कहते हैं, लो परमेबिलिटी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लो परमेबिलिटी है, यहाँ पे मोर परमेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर परमेबिलिटी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू, ठीक है। इसमें क्या बोला है, प्लास्टिक अशुष्क मृदा की अपरूपण शक्ति के कारण होती है, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू, ए दिया गया है इंटरग्रेनुअल फ्रिक्शन, बी है इंटरनल फ्रिक्शन, सी है कोहेशन और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जो शियर स्ट्रेंथ होता है प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले का, वो किसके कारण होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका, थिंक अबाउट इट। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कोहेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में संसंजन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो सॉइल होता है जिसका पार्टिकल्स जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे मानते हैं हम क्ले, ठीक है, क्ले का पार्टिकल बहुत स्मॉल स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसका जो पार्टिकल्स होता है, मान लीजिए पार्टिकल्स है क्ले का, ठीक है, क्ले का पार्टिकल है। तो इसका जो कण है, जो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से क्ले में, ठीक है। और चिपका टाइप का रहता है, जो क्लोजली रहते हैं क्ले का पार्टिकल्स, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो क्ले की बात हो गई। जब सैंड की बात करेंगे या फिर ग्रेवल की बात करेंगे, तब इनका जो पार्टिकल्स होता है उसमें गैप क्या होता है, अधिक अधिक होता है, ठीक है। तो इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, इनके बीच क्या होता है,
फ्रिक्शन होता है। बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अट्रैक्शन कहाँ होगा, फ्रिक्शन कहाँ होगा? जब आपका क्ले पार्टिकल्स के लिए पूछेगा, ठीक है, ठीक है, क्ले पार्टिकल्स के लिए, तो किसके कारण होता है? जो पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है उसके कारण होता है। लेकिन वही कंडीशन आपका सैंड और ग्रेवल दे दिया रहेगा, तो जो आपका जो होता है ये फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। ये मोहर थ्योरी से क्वेश्चन है, सोम से। मोहर्स स्ट्रेंथ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। तो किस फैक्ट पे मोहर थ्योरी डिपेंड करता है? ए है मटेरियल फेल्स इसेंशियली बाय शियर। बी दिया गया अल्टीमेट शियर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप। सी है फेल्योर क्राइटेरियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो मोहर्स थ्योरी के बारे में कौन सा इसमें आपका सही है, किस पे बेस्ड होता है इसका थ्योरी? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। जो मोहर थ्योरी होता है, मोहर्स थ्योरी होता है, किस पे होता है? ये फेल्स है इसेंशियली बाय शियर, ये भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तीनों प्रॉपर्टी आपका सही है, तीनों को लर्न कर जाइए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर होगा, वो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, ठीक है। इसमें क्या होगा? ए सेम, बी हायर, सी लोअर, डी लोअर हायर डिपेंडिंग वेट ऑफ द बॉडी। टाइम ऑसिलेशन पूछ रहा फ्लोटिंग बॉडी का, जब क्या कर मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज करेगा तब टाइम ऑसिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी लोअर। ये क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपका मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज करेगा तो आपका टाइम ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से ही बनता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टेडी फ्लो ओकर्स व्हेन, ठीक है। स्टेडी फ्लो कब ओकर्स करता है? ए दिया गया कंडीशन चेंज स्टेडली विथ टाइम। बी है कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट। सी है कंडीशन आर सेम एट एडजेसेंट पॉइंट विथ टाइम। और डी है वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट। ये हाइड्रोलिक का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कांस्टेंट। जहाँ स्टडी टर्म यूज कर दिया सिर्फ स्टडी, तो स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट कहिए या फिर कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, इसको एक नहीं होता है वन वर्ड इंग्लिश में जिसको कहते हैं कांस्टेंट कहिए मतलब फिक्स हो, या फिर कहने का मतलब कंडीशन डू नॉट चेंज, वो कंडीशन जो चेंज ना हो टाइम के रेस्पेक्ट में, जिसको हम कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इस लैंग्वेज में कहें। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना है, दोनों सेम ही है। कांस्टेंट बोलेगा तो कांस्टेंट को टिक कर देंगे, और कंडीशन डू नॉट चेंज बोलेगा तो उसको कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। यूलर इक्वेशन से पूछा है। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन असम्पशन दैट, ठीक है। और देखिए एक और बात बताना चाहता हूँ जो कल भी मैंने डिस्क्राइब किया था। आप लोग का क्लास भी स्टार्ट करूँगा अच्छे से चैप्टर वाइज, ठीक है। थोड़ा धीरे ही चलेगा, लेकिन जितना हो सके स्पीड में करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कवर हो जाए। टॉपिक वाइज अच्छे से फिगर वाइज समझाऊँगा, ठीक है। वो क्लास सिर्फ सैटरडे संडे को चलेगा, 5 दिन क्वेश्चन 2 दिन थ्योरी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी है, थ्योरी कितना पढ़ लिए क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी जरूरी है। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा?
पहला दिएगा फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, दूसरा है फ्लो टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, सी है फ्लो इज होमोजेनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, डी फ्लो इज टर्बुलेंट। कौन सा आपका सही होगा? यूलर इक्वेशन के बारे में पूछा है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फ्लो इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जो उसका लिक्विड है इस बेस करता है आपका होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल पे। ठीक है, होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो यूलर इक्वेशन होता है स्पेशली किसको कंसिडर करता है? ग्रेविटी और प्रेशर। ठीक है, ग्रेविटी और प्रेशर को कंसिडर करता है। ठीक है, और इसका इक्वेशन क्या है? dp अपन रो प्लस जी डी जे प्लस वी डी वी। ठीक है, और इस इक्वेशन से हम बर्नौली इक्वेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम बर्नौली इक्वेशन भी ज्ञात करते हैं और ये ग्रेविटी और प्रेशर को कंसिडर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें बताइए, इफ P is the density of fluid, then pressure of fluid due to water hammer is directly proportional to। ठीक है, यदि द्रव का घनत्व P हो, चाहे इसको रो कहिए, तो जलाघात के कारण जल का दाब किसके प्रत्यक्ष समानुपाती होता है? ये P नहीं रो ही है। ठीक है, क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडर रूट रो। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस ए कंपाउंड पाइप बाय ए न्यू पाइप। ठीक है, द पाइप्स विल बी इक्विवेलेंट व्हेन फॉलोइंग आर सेम फॉर बोथ द पाइप्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एक संयोजी नलिका, ठीक है, यानी कि कंपाउंड पाइप को जब हम नई नलिका द्वारा बदलते हैं, ठीक है, तो पाइप का जो इक्विवेलेंट होना चाहिए वो कब होगा? कंडीशन दिया गया है, व्हेन विल बी, वही बोला है द पाइप्स विल बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग आर द सेम बोथ द पाइप्स। दोनों पाइप के लिए कब क्या क्या सेम रहेगा तो हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। जब क्या करेंगे? संयोजी पाइप यानी कंपाउंड पाइप को हटाकर न्यू पाइप लगाएंगे। तो ए दिया गया लेंथ एंड फ्लो, बी है डायमीटर एंड फ्लो, सी है लॉस ऑफ हेड एंड फ्लो और डी है लेंथ एंड लॉस ऑफ हेड। कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लॉस ऑफ हेड एंड फ्लो। ये दोनों अगर सेम रहेगा तो हम कहेंगे क्या? द पाइप विल बी इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लो सेम रहना जरूरी है, बहाव और लॉस ऑफ हेड, और जो हेड है उसका जो शीर्ष होता है वो भी लॉस रहना चाहिए, हाई हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों जरूरी होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? एक साइफन के प्रवाह में अवरोध को रोकने के लिए किसमें वायु का नलिकाएं प्रदान की जाती हैं? मतलब कहाँ पे वायु नलिकाएं प्रदान की जाती है? टू अवॉइड एन इंटरप्शन, ये पाइप है। ठीक है, तो साइफन कहाँ पे लगाया जाता है? टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ साइफन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। जो एयर वेसल है, एयर वेसल का मतलब क्या होता है? देखिए वाटर हैमर का नाम सुने हैं, जलाघात। इसमें क्या होता है? जो पाइप होता है, पाइप के अंदर ही प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये प्रेशर क्या करता है? इतना ज़्यादा हो सकता है कि पाइप को फाड़ भी सकता है। तो उस प्रेशर से बचाने के लिए हम उस पर एयर वाल्व लगाते हैं, जिससे वो प्रेशर आसानी से जो हवा है प्रेशर वो निकल जाए। तो उस प्रेशर वाल्व को कहाँ हम लगाते हैं? एयर वेसल को
ए दिया गया एट द इनलेट, बी है एट द आउटलेट, सी है एट द समिट और डी दिया गया एट एनी पॉइंट बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, एट द समिट, यानी कि समिट का मतलब क्या होता है, शिखर पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर वेसल यूज करते हैं, ठीक है, एयर वेसल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लॉसेस इन ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें क्या बोला, अनावृत चैनल में क्षय किसके समानुपाती परावर्तित होता है। द लॉसेस इन ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू, कौन सा आपका सही होगा। 42 क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका वी स्क्वायर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। ई आपका क्या है, ई आपका है स्पेसिफिक एनर्जी, ई आपका है स्पेसिफिक एनर्जी, एच का है आपका शीर्ष है, हेड कहिए या फिर हाइट कहिए, शीर्ष कहिए। वी आपका क्या है, बताइए वी क्या है। तो बी आपका है वेलोसिटी, ठीक है। और जी क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। तो आई थिंक समझ जाइएगा। द लॉसेस इन ओपन चैनल इज वेरी प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा है लॉसेस इन ओपन चैनल, तो प्रोपोर्शनल किसके है, एक हेड के है और ये वेलोसिटी के हैं। तो यहीं पे आपका वेलोसिटी स्क्वायर सही हो गया, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता तो आपका ये जी होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इरिगेशन का क्वेश्चन, इरिगेशन का क्वेश्चन SSC में बहुत आ रहा है, ठीक है। इस बार जो था, इस बार जो MP सब जे का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें और SSC जे में एस्टीमेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, एस्टिमेशन का, तो इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए अब जो BMCD का क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है और सोम से भी उतना क्वेश्चन नहीं आ रहा, ज़्यादा क्वेश्चन आपका स्टील से, एस्टीमेट से, इरिगेशन से, ठीक है, सोयल मैकेनिक्स से, सर्वे से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। बर्म्स आर प्रोवाइडेड इन कैनाल इफ दीज आर, ठीक है। नहर में बर्म प्रदान किए जाते हैं यदि ये क्या होगा, ए फुली इन एक्सकेवेशन, बी है पार्शियली इन एक्सकेवेशन एंड पार्शियली इन इम्बैंकमेंट, सी है फुली इन इम्बैंकमेंट और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पार्शियली इन एक्सकेवेशन एंड पार्शियली इन इम्बैंकमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पिकअप द करेक्ट सीक्वेंस बताना है कैनाल सिस्टम का, ठीक है। अब इसमें बताइए कैनाल सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका बी, हेडवर्क्स फिर मेन कैनल ब्रांच, सॉरी हेडवर्क्स फिर मेन कैनल फिर ब्रांच कैनल फिर डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को याद कर लीजिए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सीक्वेंस है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। एक आ गया रेलवे का क्वेश्चन। इफ n इज द लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स, द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ जनरली वेरीज फ्रॉम, क्या बोला, यदि रेल की लंबाई मीटर में हो तो स्लीपर की संख्या प्रति रेल की लंबाई सामान्यतः, यह फॉर्मूला होता है स्लीपर का। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा।
एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में है, इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, सेम ही है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ से लिखा है, ये नहीं कि इतना बड़ा समझिएगा। तो देखिए इसका आंसर होता है आपका 6 और सॉरी सी, n+3 to n+6, ठीक है, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें बताइए, द वैल्यू ऑफ सी, जो आपका सी है ये, ऑफ इंडियन टाइप WC शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें क्या बताना, द वैल्यू बताना है इसका सी का, यहाँ पर कितना लंबाई होता है। ए दिया गया 400 mm, बी है 450, सी है 500 और डी है 550। तो बताइए कौन सा आपका सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी 500 mm, ठीक है, ये 500 mm होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से। द डायमीटर ऑफ ए डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट ग्रेडियंट 1/100 इज रिकमेंडेड, ठीक है। 100 में से 1 प्रवणता वाली डाली गई घरेलू नलिका का व्यास डालने की सलाह दी जाती है। डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर, डोमेस्टिक सीवर समझते हैं ना, जो घरेलू, जो किचन का जो बरामदे का पानी और किचन का पानी, जो घर का पानी लेकर मेन जो हम लोग का सीवर है उसमें मिलाता है, उसको डोमेस्टिक सीवर लाइन कहते हैं, सीवर पाइप, ठीक है। जो घरेलू जल निकासी को ले जाकर क्या करता है, जो रोड पे जो नाली होता है उसमें जाकर मिलाता है, वही डोमेस्टिक वाला होता है। तो उसका ढाल कितना होना चाहिए। 100 में से 1 प्रवणता वाली डाली गई घरेलू नलिका का व्यास डालने की सलाह दी जाती है। सीवर समझते हैं ना क्या होता है। सीवर, ये आपका पाइप को ही सीवर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका डायमीटर पूछ रहा है कितना होना चाहिए डोमेस्टिक का। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 150 mm, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 150 mm का व्यास होना चाहिए, किसके लिए, डोमेस्टिक सीवर पाइप के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंस्पेक्शन पिट कहिए या फिर चेम्बर कहिए इन ए मैन होल प्रोवाइडेड इन बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। अब तो पता है, मान लीजिए आपका पाइप जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम है, बड़ी सी नाली जा रही है, ठीक है। तो इसमें इंस्पेक्शन पिट या चेम्बर होता है ना, देखें आप लोग, जिसमें से साफ सफाई की जाती है घुसकर, शहर में ज़्यादा होता है, यहाँ से एंटर करके साफ सफाई की जाती है, ठीक है, इस नाली का। तो इसमें आपको ये बताना है, द इंस्पेक्शन पिट और चेम्बर इज ए मैनहोल प्रोवाइडेड इन बेस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है, जो आपका मैनहोल है ये, इसको प्रोवाइड करने का क्या क्या कंडीशन होता है, किस कंडीशन पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक दिया गया है ए में, एट एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाए। बी है एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जहाँ ढाल बदल जाए। सी है एट एवरी 30 मीटर इंटरवल, 30 मीटर के अंतराल पे। या डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एट एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन, जहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगा तहाँ हम दे सकते हैं। दूसरा है एट एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जहाँ ढाल चेंज होगा तहाँ भी हम दे सकते हैं ग्रेडियंट मैनहोल। सी है एट एवरी 30 मीटर इंटरवल, 30 मीटर के इंटरवल पे भी हम मैनहोल बना सकते हैं, ठीक है। और है 3, तो ये हो गया। 4 क्या है, जहाँ पर इसका डायमीटर चेंज हो, ठीक है। ये आपका जो है, इसका जो डायमीटर जहाँ चेंज होगा, मान लीजिए सर्कल की तरह होता है सीवर, तो इसका डायमीटर जहाँ चेंज होगा, तहाँ भी हम मैनहोल प्रोवाइड कर सकते हैं। 5वां कहाँ कर सकते हैं, जॉइंट पे, ठीक है। और
3 यहाँ हुआ, 2 5, एक छठा कहाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो शुरुआती पॉइंट पे, यानी कि इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो शुरुआती बिंदु होता है वहाँ पर भी हम मैनहोल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 5 जगह हो गया, कहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है, जहाँ ग्रेडियंट चेंज होता है, डायमीटर चेंज होता है, जॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, प्रत्यास्थ सीमा के भीतर लंबवत प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। कुल मिलाकर ये पूछा है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन, बस इतना पूछा है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सबको पता होगा, इसको कहते हैं, बताइए ये क्या है। ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बी है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कौन सा आपका सही होगा, तो देखिए ऑप्शन इसका आपका सही होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इक्वल टू रो अपन एमिशन, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पॉइजन रेशियो फॉर स्टील विद इन द इलास्टिक लिमिट रेंज, अब तो कल भी बताए थे स्टील का कितना होता है, बताइए, कल जो वीडियो देखा उसको पता होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, क्या होगा, द पॉइजन रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट्स रेंज। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कल ही डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। दी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सर्टेड प्रेशर, सी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क मॉडुलस, और डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है, और नहीं पता तो हम बता ही रहे हैं। तो देखिए इसका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू रो स्क्वायर अपान 2K इंटू भी। इस फॉर्मूले को याद कर जाइए, किधर से भी क्वेश्चन घुमाएगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें स्ट्रेन एनर्जी इसको आप डिनोट करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ बल्क मॉडुलस, ठीक है। भी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, और ये क्या है हमारा प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ऑप्शन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्या बोला है, स्ट्रेन एनर्जी जो आपका ये है क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखिए इधर है, दोनों ऊपर है, तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सर्टेड प्रेशर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो देखिए यहाँ पर प्रेशर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में क्या, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए के नीचे है बल्क मॉडुलस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तीनों सही है, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एफ ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ एरिया ए एट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या सही होगा, क्षेत्रफल ए वाले आयताकार खंड में प्रधान अक्ष पर अपरूपण बल एफ के कारण अपरूपण प्रतिबल का अधिकतम परिमाण क्या है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिलहाल आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, कुछ क्वेश्चन को रट भी लीजिए क्योंकि इसको तो प्रूफ करना होता है। देखिए इसका आंसर होगा आपका सी 3F/2 है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, ठीक है।
चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। द लोकस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, झुके तल पर प्रतिबल का अभिलंब और स्पर्शीय घटकों के परिणाम के अंत बिंदु का लोकस होता है, कैसा होता है। ठीक है, ए बोला है सर्कल, बी है पैराबोला, सी है एलिप्स, डी है स्ट्रेट लेंथ, कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर, देखिए कुछ बताते हैं। जो इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, झुका हुआ। जो इंक्लाइन मतलब जो झुका हुआ, ठीक है, उस पे जो आपका जो इंक्लाइन प्लेन होता है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस पे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो पी बाई ए कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस पी अपान 2a साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो आपका इंक्लाइन प्लेन होता है उस पर जो आपका देखिए जो इंक्लाइन प्लेन होता है यानी कि झुका हुआ जो प्लेन होता है उस पर आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो पी बाई ए कोस स्क्वायर थीटा होता है, और जो टेंजेंशियल यानी कि स्पर्शीय जो आपका स्ट्रेस होता है वो पी बाई 2a साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ से देखने से आपको क्या मिल रहा है, देखने से ये पता चल रहा है जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जो पी ए दिया है, ठीक है, तथा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जो पी बाई 2a दिया है क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, कि जो इसका है पी बाई ए का टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है 1/2 है, यानी कि ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का आधा होता है। ये भी पता चल गया, यानी पी बाई 2a हाफ होगा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का आधा होता है। देखिए यहाँ पे पी बाई ए है, यहाँ पे पी बाई ए इंटू 1/2 यानी कि आधा, तो आधा कौन होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, एक क्वेश्चन इधर से बनेगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल इसका आंसर आपका होता है सी एलिप्स। ठीक है, फिगर का थोड़ा प्रॉब्लम है, बनाने में जगह कम है इसलिए फिगर नहीं एक्सप्लेन किए हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, सॉरी यही लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। ठीक है, उसमें 25 क्वेश्चन होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और पॉइंट को, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या याद करना है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस पी बाई ए होता है उसका आधा होता है क्या हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस, हाफ होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ऐसे भी याद कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जल्द ही आप लोग को थ्योरी क्लास भी मिलेगा, जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।